तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट की 7 प्रॉपर्टी करने के बाद अब बारी है 8th प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं 10th क्लास से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल मैं आपको 10th क्लास से देता हूं। जैसे कि हम 10th क्लास में सोडियम के बारे में पढ़ते थे। सोडियम हमारा फेवरेट एलिमेंट है, पानी में आग लगाता है। जो एलिमेंट पानी में आग लगा दे वो हमारा फेवरेट होता है, ठीक है। सोडियम का कंपाउंड जब भी बनता है हमें पता है +1 का कंपाउंड बनाता है सोडियम। इस +1 को हम कहते थे 10th में सोडियम की वैलेंसी, ठीक है। तो सोडियम जब भी कंपाउंड बनाएगा तो +1 का कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, आयरन के बारे में हम क्या पढ़ते थे 10th क्लास में? आयरन के बारे में हम पढ़ते थे कि आयरन 2 तरह के कंपाउंड बनाता है, 2+ का जिसको फेरस कहते हैं, 3+ का जिसे फेरिक कहते हैं। तो बताइए, आयरन के ऊपर 2 तरह के चार्ज रहते हैं, 2+, 3+। सोडियम के ऊपर केवल एक चार्ज रहता है, +1। जब भी सोडियम कंपाउंड बनाएगा तो केवल +1 का कंपाउंड बनाएगा। आयरन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो 2+ का भी बना सकता है, 3+ का भी बना सकता है। एक से ज्यादा चार्ज वाला कंपाउंड बना सकता है, एक से ज्यादा वैलेंसी वाला कंपाउंड बना सकता है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना सकता है। इसी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो आयरन का क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो +2 का कंपाउंड बनाता है और +3 का भी कंपाउंड बनाता है। फेरस ऑक्साइड भी बनाता है, फेरिक ऑक्साइड भी बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रहा है, टॉपिक का मतलब आपको समझ आ रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके सामने ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने मेंशन किए हैं 3D सीरीज के। पहली सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट आपके सामने मेंशन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है बच्चों। और ये यहां से ज्यादातर जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं। यहां पर एग्जांपल मैंगनीज का है। अगर आप ध्यान से देखें मैंगनीज को, तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है D5H2, D5H2। तो यहां पर लिखा है मैंने D5H2। अब बताइए, तो D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। S का एक ही ऑर्बिटल होता है। हमने S में लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन और D में लगा दिए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस S को हम बोलते हैं 4s और D को बोलते हैं 3D, क्योंकि ये 4s होता है, ये 3D होता है, सिंपल। और या फिर कई बार हम ऐसा बोल देते हैं NS N-1D। 4 यहां पर N है, 3 यहां पर N-1 है, ठीक है। कुछ ही बोल दीजिए, D5S2 बोल दीजिए, 3D4S बोल दीजिए, NS N-1D बोल दीजिए, अलग अलग तरीके से बुक्स में लिखा जाता है। अब बताइए, तो S में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, D में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब देखें मैंगनीज को, आयरन तो तब भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता, 2 और 3। मैंगनीज 2 से लेकर 7 तक के कंपाउंड बनाता है, +2 से लेकर +7 तक के। अब देखिए, ये 2 है यहां पर इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ये +2 आ गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा तो +3 आ गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा तो +4 आ गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 3 से कंबाइन होगा तो +5 आ गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 4 से कंबाइन होगा तो +6 आ गया। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 5 से कंबाइन होगा तो +7 आ गया। इतने तरीके के कंपाउंड बनाता है, +2 से लेकर +7 तक। सोडियम देखो बेचारा केवल +1 का ही कंपाउंड बनाता है, और आयरन 2 का भी बनाता है, 3 का भी कंपाउंड फॉर्म करता है फेमसली। और मैंगनीज +2 से लेकर +7 तक के कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यही है बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल लिया मैंने मैंगनीज का। अब बताइए यहां से क्या सीखने को आपको मिला। अच्छा, एक और बात, +5 वाला कंपाउंड मैंगनीज का काफी रेयर होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या सीखा यहां से सीखा s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों कंबाइन होकर बॉन्डिंग करते हैं, ये तो सीखा आपने। बस आपके सामने रीजन आ गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल दोनों कंबाइन होकर बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्डिंग करके वो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं, वेरिएबल मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब इन दोनों की जो एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों पास पास ही रहते हैं। अगर आपने अफबाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो दोनों बिल्कुल पास में रहते हैं, दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों की जोड़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। वही लिखा आपके सामने रीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। बोथ s एंड d ऑर्बिटल्स हैव वेरी लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, दोनों की एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं होता। एंड दीज ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू गिव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज ऑर्बिटल, आप क्या लिखेंगे?
and the electron of these orbital can combine to give multiple oxidation state। और अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके सामने रीजन है, आप एग्जाम में स्टेटमेंट लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, एग्जांपल मैग्नीज का दे देंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैग्नीज है। अब बताइए, अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मैग्नीज +2 +3 +4 +5, तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन सबको शादी करनी है, ठीक है। शादी करने के लिए बॉन्डिंग करेंगे, क्लियर। अब बताइए, सबसे पहले अगर स्कैंडियम में जाएं तो उसके पास डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म नहीं करता, तो लिखा है फर्स्ट। फिर लास्ट की बारी आती है, लास्ट में कौन आया, जिंक। जिंक में क्या होता है, D10 होता है। तो D10 का तो आपको पता है ना, D10 का फंडा क्या पता है, D10 का फंडा, डी के मैं 5 ऑर्बिटल अगर बना दूं ऐसे 1 2 3 4 5, तो बताइए, तो पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5, फिर पेयर्ड हो जाएंगे 10, एक भी अनपेड नहीं बचा, सबकी शादी हो गई। तो जिंक भी क्या करता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फॉर्म करता। तो लिखा है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। पहले और आखिरी मेंबर को छोड़ दो तो लगभग सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों को पॉइंट अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट ये है, रीजन आपने ये लिखना है, क्लियर। अब है कुछ और बातें। अब सी पॉइंट को अगर हम देखें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। कितना अच्छा लिखा है, देखिए ये मैग्नीज के बारे में बात कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल मैग्नीज है। मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर +2 फॉर्म कर रहा है, वही मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर +7 भी फॉर्म कर रहा है। तो हाईएस्ट स्टेट कौन सी है, +7 है, जो कि मैग्नीज फॉर्म कर रहा है। बिल्कुल बीच वाला D5H2, डी में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए डी में, तो दोनों मिलकर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दे देंगे, ठीक है। अब मैग्नीज Mn2O7 फॉर्म कर रहा है, यानी मैग्नीज जो हाईएस्ट स्टेट बना रहा है +7 की, वो तब बना रहा है जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। तो वही लिखा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। जब भी किसी एलिमेंट का मन करेगा कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करे, तो उसको दो एलिमेंट से कंबाइन होना पड़ेगा। कौन कौन से, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यही लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड। तो मैग्नीज का मन कराए वो +7 हो जाए, वो +7 कंपाउंड फॉर्म करे, तो उसको दो एलिमेंट से मिलना पड़ेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। ऐसा क्यों भाई, सिंपल सा आंसर देखिए जरा। मैग्नीज मेटल है तो प्लस होगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो माइनस होगा। अब बताइए, अब इसको मैक्सिमम प्लस होना है, मैक्सिमम प्लस होना है, तो उसको एक ऐसे एलिमेंट से कंबाइन होना पड़ेगा जिसके पास मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज हो। और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, वो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। हम ऐसा बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, दो एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो बताइए, अगर इसको हाईएस्ट स्टेट में आना है, +7 फॉर्म करना है, तो कोई इसके साथ जोड़ी बननी चाहिए जिसके पास माइनस चार्ज कैरी करने की एबिलिटी ज्यादा हो, और वो किनके पास होती है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इस तरह से प्लस माइनस फॉर्म हो गया और एक कंपाउंड, अच्छा सा कंपाउंड फॉर्म हो गया हाईएस्ट स्टेट का। तो मैग्नीज को अगर हाईएस्ट स्टेट में आना है तो उसको एक ऐसे एलिमेंट से मिलना पड़ेगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। खुद वो प्लस है, वो चाहेगा कि उसके पास ऐसा माइनस हो जो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज कैरी करने में इंटरेस्टेड हो। तो लिखा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, बिकॉज पूछेगा एग्जाम में तो क्या आंसर देंगे, बिकॉज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए मेटल इनके साथ हाईएस्ट स्टेट फॉर्म करता है, +7 जैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, +6 जैसा कंपाउंड फॉर्म करता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ऑक्सीजन इज मोर प्रिफर्ड बाई मेटल। अब ऑक्सीजन या फ्लोरीन, अब मेटल से पूछा भाई देख दो एलिमेंट से तो कंबाइन होना चाहता है हाईएस्ट स्टेट के लिए, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब बता इन दोनों में से कौन तेरे को ज्यादा पसंद है, तो ऑक्सीजन मोर प्रिफर्ड, ऑक्सीजन ज्यादा पसंद है। क्यों भाई, कि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। अब बताइए MnO के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन MnF के साथ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। याद रहे F हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म ज्यादा करता है। तो कुल मिलाकर हमें यह समझ आया कि डबल बॉन्ड फॉर्म करने के कारण मेटल
ऑक्सीजन को ज्यादा पसंद करता है और फ्लोरीन को थोड़ा कम पसंद करता है। इसलिए हाईएस्ट स्टेट ऑक्सीजन में ज्यादा मिलता है और फ्लोरीन में कम मिलता है। दो ही एलिमेंट होते हैं जहां मेटल हाईएस्ट स्टेट शो करता है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन दोनों में से किसको पसंद करता है? ऑक्सीजन को ज्यादा पसंद करता है। ये ऑक्सीजन की आदत होती है, वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, इससे मेटल के कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा है। एग्जाम में पूछेगा, दो क्वेश्चन यहां से पूछेगा। पहला कि बताइए हाईएस्ट स्टेट ऑक्साइड एंड फ्लोराइड में क्यों मिलती है, तो आंसर देना क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर पूछेगा ऑक्सीजन ही क्यों, ऐसे पूछ लेता कई बार टीचर, MnO4- के लिए पूछ लेता है। इसे ऑक्सो एनायन कहते हैं, ऑक्सो एनायन। ठीक है, यहां मैग्नीज +7 स्टेट शो करता है। इसका एक कंपाउंड होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, जो पढ़ने वाले हम थोड़े दिन बाद। अब बताइए, अब मैग्नीज अगर आपका टीचर पूछे कि ऑक्सो एनायन में हाईएस्ट स्टेट क्यों मिलती है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, F मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है बेटा, तो ये है आपका A, B, C पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है। अब पढ़ते हैं डी पॉइंट के बारे में। डी क्या कह रहा है? एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब देखिए मैग्नीज यहाँ +2 है, यहाँ 2.66 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे कोवलेंट नेचर कंपाउंड का बढ़ेगा। दो ही तरह के कंपाउंड होते हैं बेटा बॉन्डिंग स्टेट के लिए, एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड तब तक बनता है जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, +3 हो, इस तरह का स्टेट हो। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान होता है मेटल के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना भी मेटल के लिए आसान होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नहीं तब तक आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान, तो यहां तक तो आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। इसकी आगे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, वो लॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो लॉस अब मेटल ने किया नहीं तो मेटल क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे कंपाउंड का कोवलेंट नेचर बढ़ेगा। टीचर पूछेगा इन सबको कोवलेंट नेचर के बेस पर अरेंज करो, तो कोवलेंट नेचर के बेस पर इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और पूछेगा आयनिक नेचर के बेस पर करो अरेंज, तो इस तरह से आयनिक नेचर बढ़ेगा और इस तरह से कोवलेंट नेचर बढ़ेगा। सिंपल लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता रहेगा, कोवलेंट नेचर कंपाउंड का बढ़ता रहेगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता रहेगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इस तरह से कोवलेंट नेचर बढ़ेगा। ट्रांजिशन मेटल्स और उसके कंपाउंड कैटालिटिक बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। यही लिखा है हमारे सामने, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं मैंने, निकल का एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी 10th क्लास में, सम वेजिटेबल ऑयल डालडा घी बन जाता है। एग्जाम्पल था वहां पर इथीन टू इथेन। इथीन को अगर इथेन बनना है तो हमें हाइड्रोजन की जरूरत होगी, इसलिए रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन। और वहां पर निकल एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है वेनेडियम का। वेनेडियम का कंपाउंड है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। और व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर होता है। सिंपल हो गया। तो 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं निकल और वेनेडियम का। निकल देख लीजिए वहां पर पड़ा हुआ है, वी देख लीजिए यहां पड़ा हुआ है। दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और दोनों ही कैटालिटिक बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। अब देखिए क्यों होते हैं, इसके 2 रीजन है। देखिए एग्जाम में तो आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा सीधा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बस ये लिखिए, नंबर मिल गया। हमारा काम है एक्सप्लेन करना ताकि आपको समझ आए, ब्रेन आपका सही समय पर रिकॉल कर ले, कंसेप्चुअली आपको समझ में आ जाए। पहला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पूरा नहीं सीखना, उसकी एक रिएक्शन सीखनी है। और वहां देखना कि V2O5 का रोल क्या है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो बन जाता सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मेन रिएक्शन में से है। 3-4 रिएक्शन होती है कॉन्टैक्टिव प्रोसेस के अंदर, जिसमें एक मेन रिएक्शन ये होती है SO2 + O2 गिव SO3। अब SO2 बनना है, अब SO2 को बनना है SO3, यहां पर कैटलिस्ट कौन होगा? V2O5।
हमें दिखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिले और ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता। V2O5 SO2 से मिलता है, फिर SO2 SO3 बनता है। ये डायरेक्ट भी बन सकते थे, डायरेक्ट ही बन सकते थे, SO2O2 बन जाएगा SO3, क्या दिक्कत है। लेकिन V2O5 का यहां पर रोल क्या है, ये सीखना है। V2O5 क्या करता है, SO2 को SO3 में चेंज करता है और खुद बन जाता है V2O4। ये V2O4 यहां पर इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब ये V2O4 इस O2 से मिलता है और वापस V2O5 बन जाता है। ये तो कैटलिस्ट का काम है, पीछे कंपाउंड फॉर्म कर दिया और वापस रीजनरेट हो गया, वापस पैदा हो गया। फिर ये किसी एक और SO2 को पकड़ेगा, उसको SO3 में चेंज करेगा, फिर V2O4 V2O5 बन जाएगा, वापस V2O5 जनरेट हो जाएगा। यही करता कैटलिस्ट, पीछे कंपाउंड फॉर्म कर दिया और अपना वापस रीजनरेट हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यानी कि इस रिएक्शन की जो सक्सेस है वो इस बात पर देखी जाती है V2O5 क्या V2O4 में चेंज हो रहा है, या फिर मैं अगर और अच्छे से कहूं, क्या V2O5 की औकात है V2O4 में चेंज होने की? बिल्कुल औकात है। यहां पर V क्या है, +5, यहां पर V क्या है, +4। क्या V +5 से +4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी वो +5 से +4 में चेंज हो रहा है और SO2 को SO3 बनने में मदद कर रहा है। कितना आसान है। अगर उसकी वेरिएबल स्टेट नहीं होती तो ये +5 से +4 नहीं बनता और SO2 SO3 में चेंज नहीं होता। तो इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण SO2 SO3 में चेंज हो गया। अब आपका सवाल पता क्या होगा कि डायरेक्ट भी तो SO3 में चेंज हो रहा था, तो V2O5 क्या कर रहा है भाई? मैं बताता हूं। जब SO2 O2 से मिलकर SO3 फॉर्म होगा, वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए 100 जूल की रिक्वायरमेंट, लेकिन जब V2O5 SO2 को SO3 में करेगा चेंज, तो ये एनर्जी डिक्रीज होकर 70 तक आ जाएगी, यानी कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा, कम एनर्जी में काम हो जाएगा। इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक चैप्टर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, यानी कम से कम एनर्जी में ही रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अच्छा तो है, महंगाई कम हो गई, रिएक्शन सस्ती हो गई, वही कंपाउंड हमें कम एनर्जी में मिल गया, बचत हो गई, सेविंग हो गई। ये करता है बच्चों। तो सीधा सीधा पॉइंट लिखा है, दीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हेल्प एलिमेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। ये यहां पर इंटरमीडिएट है, दैट गिव एन ऑल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन। वो रिएक्शन को एक दूसरा पाथ देता है। अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो इस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती, कैटलिस्ट आ गया, जो दूसरा पाथ रिएक्शन का है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं आप अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी लोवर्ड। तो आगे आप लिख देंगे एंड एक्टिवेशन एनर्जी लोवर्ड एंड रिएक्शन बिकम फास्टर। अब बताइए, क्या वेनेडियम ऐसा कर सकता था? +5 से +4 कर सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादातर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से उसने एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर दिया, वो इंटरमीडिएट वापस कैटलिस्ट में रीजनरेट हो गया और SO2 SO3 में चेंज हो गया, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरी रिएक्शन आपको सीखने की यहां पर कोई खास जरूरत नहीं है, बस हमारा काम है V2O5 का फंक्शन क्या है। इस तरह से बच्चों, पहला पॉइंट आप एग्जाम में लिखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ये रीजन दे देंगे। दूसरा है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। हम निकल का एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल तो हमने ले लिया V2O5 वाला, अब निकल का एग्जांपल लेंगे। अब बताइए, निकल की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, D8H2, D8H2। अब इसका डी ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। अब लगाते हैं इसमें डी में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए, ये 2 ऑर्बिटल क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ये देखिए पार्शियली फिल्ड, ये तो पेड हो गए तीनों, ये पार्शियली फिल्ड है, इनकी शादी नहीं हुई, सिंपल सी बात। अब ये क्या करते हैं पता है, ये H2 है, जैसी निकल के सरफेस में, निकल के सरफेस में, ये निकल का मान लीजिए सरफेस है, उसमें डी ऑर्बिटल है। अभी हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन, देखिए ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड,
अब रिएक्शन पूरी होनी है तो उसको बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक C2H6 फॉर्म नहीं होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इससे कंबाइन होगा, तब जाके C2H6 फॉर्म होगा। दो तरह के बॉन्ड यहां पर ब्रेक होते हैं, एक HH का सिंगल बॉन्ड और दूसरा इथीन का डबल बॉन्ड। ये देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, नीचे वाले को कहते हैं सिग्मा, ऊपर वाले को कहते हैं पाई। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है इसका, और यहां से ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और C2H6 बन जाता है। H यहां पर आ गया, H यहां पर आ गया, ये H इधर आके बनेगा CH3, ये H यहां पर आके बनेगा CH3, C2H6 बन जाएगा। अब ये क्या करता है देखिए, ये जो पार्शियली फिल्ड तुम्हारे एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास बॉन्ड बनाने की काबिलियत है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड होना इन्हें, तो ये आकर H के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखिए, तो जैसे ये बॉन्ड बना लेंगे H के साथ, कौन? पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसी हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये पुराना बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। ये H इसके साथ अब मिलने वाला है, तो पुराने वाले बॉन्ड को कहेगा भाई देख, अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, अब मुझे तेरी खास कोई जरूरत है नहीं। तो ये बॉन्ड कमजोर हो गया, वही तो रिएक्शन का मकसद है, पुराने बॉन्ड को कमजोर करना, नए बॉन्ड को फॉर्म कर लेना। एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो उन्हें खुद ही ब्रेक करना होता है। ये हम बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी देते, अब इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करा तो पुराना बॉन्ड अपने आप ही कमजोर हो गया। तो ये करता है पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनेगा तो ये तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो निकल के सरफेस में हाइड्रोजन और इथीन दोनों डिपोजिट हो जाते हैं, जिसका एडजॉर्प्शन कहा जाता है। एडजॉर्प्शन लिखा होगा मैंने यहां पर कहीं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी गैस मॉलिक्यूल का डिपोजिट हो जाना, बैठ जाना, उसको एडजॉर्प्शन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन और यहां इथीन इस पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल की मदद से ऊपर बैठ जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो पुराना बॉन्ड क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, और पुराना बॉन्ड टूटेगा, फिर नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो यही लिखा है बच्चों आपके सामने, निकल अलाउज एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, अलाउज एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। वो अपने सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बैठने देगा, एडजॉर्प्शन बोलते हैं जिसे, ठीक है। दस वीकनिंग द ओल्ड बॉन्ड, जो पुराना बॉन्ड वीक हो जाएगा, देयर बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बॉन्ड कमजोर होने का मतलब अब कम एनर्जी लगेगी उसको टूटने में, यही तो हमारा मकसद है। जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी से रिएक्शन धीरे हो जाती है, बहुत टाइम लेती है।